हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के इकोनॉमी से चैप्टर 3 के प्रश्नों का उत्तर, जिसका शीर्षक है निर्धरता एक चुनौती। पाठ का पहला प्रश्न है, भारत में निर्धरता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। इस प्रश्न को समझने से पहले हम जानेंगे कि निर्धरता होता क्या है। सरल शब्दों में समझें तो निर्धरता वह सामाजिक परिदृश्य है जिसमें समाज का एक अंग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। तथापि जब समाज का एक बड़ा भाग जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से वंचित रहता है तथा केवल जीवन निर्वाह के स्तर पर जीवित रहता है, तो समाज सामूहिक निर्धरता की स्थिति में होता है। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, निर्धरता को मापने के लिए आय तथा उपभोग स्तरों पर आधारित एक सामान्य पद्धति का प्रयोग किया जाता है। भारत में निर्धरता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन के निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि को मुख्य माना जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुना कर दिया जाता है। निर्धरता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें आदि मिलकर इन आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करते हैं। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और शहरों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग शारीरिक कार्य को अधिक करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधन किया जाता है। इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2000 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धरता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 454 रुपये प्रति माह किया गया था। पाठ का दूसरा प्रश्न है, क्या आप समझते हैं कि निर्धरता आकलन का वर्तमान तरीका सही है? इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, वर्तमान निर्धरता अनुमान कार्य पद्धति पर्याप्त निर्वाह स्तर की अपेक्षा न्यूनतम निर्वाह स्तर को महत्व देती है। सिंचाई और हरित क्रांति के फैलाव ने कृषि के क्षेत्र में कई नौकरियों की अवसर दिए, परंतु भारत में इसका प्रभाव कुछ ही भागों तक सीमित रहा। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के उद्योगों में नौकरियों के अवसर दिए गए हैं, परंतु ये नौकरियां लेने वालों की अपेक्षा काफी कम है। निर्धरता को विभिन्न संकेतों के द्वारा आप जाना जा सकता है, जैसे अनपढ़ता का स्तर, कुपोषण के कारण सामान्य प्रतिरोधक क्षमता में कमी, स्वास्थ्य सेवाओं तक कम पहुंच, नौकरी के अवसर कम, पीने के पानी में कमी, स्वास्थ्य व्यवस्था आदि। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा के आधार पर निर्धरता का विश्लेषण अब सामान्य है। पाठ का तीसरा प्रश्न है, भारत में 1973 से निर्धरता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, भारत में निर्धरता अनुपात में वर्ष 1973 में लगभग 55% से वर्ष 1993 में 36% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई है। वर्ष 2000 में निर्धरता रेखा के नीचे निर्धनों का यानी गरीबों का अनुपात और भी गिरकर 26% पर आ गया। यदि यह प्रवृत्ति रही तो कुछ वर्षों में निर्धरता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 20% से भी नीचे आ जाएगी। यद्यपि निर्धरता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के 2 दशकों में 1973 से 93 में गिरा है, निर्धन लोगों की संख्या 32 करोड़ के लगभग काफी समय तक स्थिर रही है। नवीनतम अनुमान के अनुसार निर्धनों की संख्या में लगभग 26 करोड़ की कमी उल्लेखनीय गिरावट के संकेत देते हैं। पाठ का चौथा प्रश्न है, भारत में निर्धरता में अंतर राज्य असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत करें। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, भारत में निर्धरता के निम्नलिखित कारण हैं, जिसमें पहला है औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया। यहाँ पे औपनिवेशिक सरकार मतलब अंग्रेजी सरकार से है, और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिरी। और दूसरा है भारत सरकार 2 बातों में असफल रही है, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन
और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, जो निर्भरता चक्र को स्थिर कर सकते थे। तीसरा कारण, सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर बने, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सका। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल अनेक लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक और घरेलू नौकर इत्यादि कामों में लग गए। अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे और वे शहरों से बाहर झुग्गियों में रहने लगे। विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक तत्व जैसे जाति, लिंग भेद और सामाजिक अपवर्जन जो मानव निर्भरता को बढ़ाते हैं। चौथा कारण है, छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसी कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत होती है। चूंकि निर्धन व्यक्ति कठिनाई से ही कोई बचत कर पाता है, वे इसके लिए कर्ज लेते हैं। निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने में असमर्थ हो जाते हैं, जिसके कारण वो ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अतः अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण है और परिणाम दोनों है। और पांचवा है आय असमानता। आय असमानता भारत में निर्धनता का मुख्य कारण है। इसका मुख्य कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है। पाठ का पांचवा प्रश्न है, उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष निरुपाय है। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है वह है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार। इस प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषक, श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित मजदूर के परिवार। इसके अलावा महिलाएं, वृद्ध लोग और बच्चियों को अति निर्धन माना जाता है, क्योंकि उन्हें सुव्यवस्थित ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित रखा जाता है। पाठ का छठा प्रश्न है, भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालीन कमी हुई है। निर्धनता कम करने में सफलता के दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। दूसरी ओर निर्धनता अब भी उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में एक गंभीर समस्या बना हुआ है। उड़ीसा और बिहार क्रमशः 47 और 43% निर्धनता औसत के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। इन राज्यों में ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार की निर्धनता का औसत अधिक है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता का भी अधिक है। इसकी तुलना में केरल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। अनाज का सार्वजनिक वितरण, मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान, अधिक कृषि विकास और भूमि सुधारों से इन राज्यों में निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। पाठ का सातवां प्रश्न है, वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, विकासशील देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता में रहने वाले लोग विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1 से कम पर जीवन निर्वाह करना का अनुपात 1990 के 88% से गिरकर 2001 में 21% हो गया। यद्यपि 1980 से वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें वृहद क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। तीव्र आर्थिक विकास और मानव संसाधन विकास में बृहद निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 में 60.6 करोड़ से घटकर 2001 में 21.2 करोड़ हो गई। दक्षिण एशिया के देशों में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश, भूटान में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी तीव्र गति से नहीं हुई है, जबकि लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात पहले ही जैसा है। सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 1981 में 41% से बढ़कर 2001 में 46% हो गई। विश्व विकास की रिपोर्ट के अनुसार नाइजीरिया, बांग्लादेश और भारत में अब भी बहुत सारे लोग प्रतिदिन $1 से भी कम पर जीवन निर्वाह कर रहे हैं। रूस जैसे पूर्व साम्राज्यवादी देशों
में भी निर्धरता पुनः व्याप्त हो गई है, जैसा पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धरता नहीं थी। पाठ का 8वां प्रश्न है, निर्धरता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा करें। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा। सरकार की वर्तमान निर्धरता विरोधी रणनीति मोटे तौर पर 2 कारकों पर आधारित है, जिसमें पहला है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन। विकास की उच्च दर ने निर्धरता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1980 के दशक में भारत की आर्थिक समृद्धि विश्व में सबसे अधिक रही है। समृद्धि दर 1970 के दशक के करीब 3.5% के औसत से बढ़कर 1980 और 1990 के दशक में 6% के करीब पहुंच गई। इसलिए स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धरता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए संसाधन उपलब्ध कराती है। दूसरा कारक है लक्षित निर्धरता निरोधी कार्यक्रम। सरकार ने निर्धरता को समाप्त करने के लिए कई निर्धरता निरोधी कार्यक्रम चलाए हैं, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज। पाठ का 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दें, जिसमें पहला प्रश्न है क मानव निर्धरता से आप क्या समझते हैं। उत्तर इस तरह से होगा, मानव निर्धरता की अवधारणा केवल आय की कमी तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अवसरों का उचित स्तर न मिलना, अनपढ़ता, रोजगार के अवसर में कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाओं में कमी और सफाई व्यवस्था में कमी, जाति, लिंग भेद आदि मानव निर्धरता के कारक हैं। दूसरा प्रश्न है, निर्धनों में सबसे निर्धन कौन है। उत्तर इस तरह से होगा, महिलाएं, वृद्ध लोग और बच्चों को अति निर्धन माना जाता है, क्योंकि उन्हें सुव्यवस्थित ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित रखा जाता है। और तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या है। इसका उत्तर इस तरह से होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की विशेषताएं इस तरह से है। इसमें पहला है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 को सितंबर 2005 में पारित किया गया। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन की सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान किया गया। प्रारंभ में यह विधेयक प्रत्येक वर्ष देश में 200 जिलों में और बाद में इस योजना का विस्तार 600 जिलों में किया गया। प्रस्तावित रोजगार की 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष को स्थापित करेगी। इस तरह राज्य सरकारें भी इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा।